प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर पुनः सेम उसी के दूसरे पार्ट के दूसरे भाग के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो वेलकम नवांक और डिजिलेशंस में। पार्ट का नाम क्या है? स्वर्ण का कहा। उसका भाग नंबर 2, उसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं तो हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। क्योंकि हम उसका जो पार्ट समझने वाली वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं और आप उसको देख भी चुके हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, हमारे एक पदेन है। क्षमा चाहूंगा, मैंने उसमें एक पदेन लिख दिया था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? पुत्री, अपनी पुत्री को। स्वर्ण का कहा कान अखादत। जो सोने का कौआ था या सोने की चोंच वाला जो कौआ था, उसने किसको खाया? तो तंडुलान, मतलब चावलों को खाया। प्रसादः कीदृशः वर्तते। ये प्रसाद भगवान वाला प्रसाद नहीं समझना, ये प्रसादः कौन सा है? महल वाला है। तो महल कैसा था? स्वर्णमयः, स्वर्ण युक्त था। ठीक है, या सोने का था। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटितः। घर को आकर के उसके द्वारा किसको खोला गया? मंजूषा, मतलब संदूक को या कहें पेटी को। ठीक है। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। जो घमंडी बालिका थी, देखिए उसमें जो स्वर्ण काका वाली जो कहानी है उसमें दो बालिकाओं पर आधारित है। एक जो बहुत अच्छी है, जो कि अपने मूलभूत जो कर्तव्य हैं उनको का निर्वहन करती है। और चूंकि जो दूसरी जो लड़की रहती है वो घमंडी रहती है, अर्थात उसके अंदर स्वार्थ की भावना रहती है। जबकि जो पहली बार जो लड़की रहती है वो निस्वार्थ रहती है। ठीक है। तो उन दोनों के ऊपर से तो जो लोभाविष्टा मतलब घमंडी बालिका कीदृशी किस प्रकार की है? कैसी मंजूषा मतलब कैसी पेटी को ले जाती है। तो क्या लिखा हुआ है? वृत्तमा, मतलब बहुत बड़ी। वृत्तमा या कहें बहुत बड़ी, या कहें सबसे बड़ी पेटी वो ले जाती है। क्योंकि ये उसकी परीक्षा लेता है स्वर्ण का ये सोने की ले जाएगी या लोहे की ले जाएगी या तांबे की ले जाएगी। ठीक है ना। तो ये किस पर हाथ मारती है घमंडी लड़की? ये मारती है हाथ किस पर? जो बड़ी वाली पेटी होती है, उसके सामने दोनों के समक्ष परोसी जाती रखी जाती हैं। तो चूंकि जो कौआ रहता है वो क्या करता है? तीनों पेटियां परोसता है। क्योंकि जो पहली लड़की रहती है वो क्या कहती है कि तुमने केवल मेरे चावल खाए हैं, तो मैं केवल उसी की कीमत लूंगी। तो वो क्या करती है? तांबे की पेटी ले जाती है, संदूक ले जाती है, और वहां जाके वो उसके घर पे जाकर के वही क्या बन जाते हैं, उसमें जो रखे हुए हीरे बन जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये एक पदेन हमारे क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। अब हम आते हैं एक वाक्य के। एक वाक्य का पहला क्वेश्चन है, निर्धनायाः वृद्धायाः द्विधा कीदृशी आसीत्। जो निर्धन बूढ़ी स्त्री की बेटी, द्विता मतलब बेटी, कैसी थी? तो वो निर्धनाया वृद्धाया द्विता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, मतलब विनम्र और मनोहर थी। बालिकाया बालिकया पूर्वम कीदृशा काका न दृष्टा आसीत्, मतलब बालिका के द्वारा पूर्व में किस प्रकार का कौआ नहीं देखा था। तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, मतलब सोने का पक्षी और रजत चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काका सोने का कौआ ना दृष्टा, मतलब नहीं देखा था। अगला क्वेश्चन है, निर्धनाया द्विता मंजूषायाम कहानी अपश्यत। निर्धन बेटी थी, उसने मंजूषा में या कहें पेटी में क्या देखा? तो निर्धनाया, या क्या दिखाई दिया? तो निर्धनाया द्विता मंजूषायाम महारहाणी हीरकाणी, महामूल्यवान या कहें मूल्यवान हीरकाणी, मतलब हीरे देखे, आपस में देखे। बालिका किम दृष्टवा
आश्चर्यचकिता जाता, तो बालिका स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, मतलब सोने के महल को देख करके वे आश्चर्यचकित हो जाती है। गर्भिता बालिका कीदृशम सोपानम आयाचित, और कीदृशम च प्राप्त, मतलब जो घमंडी बालिका थी उसने कैसी सीढ़ी मांगी। आयाचित मतलब सोपाना मतलब सीढ़ी, आयाचित मतलब मांगी, और कीदृशम च प्राप्त, और कैसी उसको प्राप्त हुई। तो गर्भिता बालिका स्वर्णमयम सोपानम आयाचत, उसने सोने की सीढ़ी मांगी, और ताम्रमयम जब प्राप्त, उसे तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो एक पद एक वाक्य पूर्ण होते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अधोलिखित पदा अधोलिखित तानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठान चित्वा लिखत। देखिए अधोलिखित नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पदम, विलोम पद को पाठान मतलब पाठ के या पाठ में चित्वा मतलब चुन कर लिखना। देखिए जो पाठ के अंदर आए हुए केवल हमें उन्हीं को लिखना है। पश्चात पूर्वम, हसितुम का रोदितुम, अधा का ऊपरी, अधा मतलब क्या होता है नीचे लिखा होता है ना, अधोलिखित, तो अधो मतलब नीचे लिखे हुए, जो बार बार बहुत बार लिखा रहता है क्वेश्चन में। अधोलिखित अधोलिखित मतलब उसके जो क्वेश्चन है उसके नीचे जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऊपरी, श्वेत मतलब सफेद, कृष्ण मतलब काला, सूर्यास्तः मतलब सूर्य का डूबना, या कहें अपन अस्त होना, और सूर्योदय का मतलब निकलना। सुप्तः मतलब सोई हुई, और प्रबुद्ध मतलब पंडित या कहें विद्वान बुद्धिमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, संधि करो। अगला क्या करना है, संधि करना है। पहली क्या लिखी हुई है, नी प्लस अवसत, तो इसका संधि करना है मतलब मेल करके करना है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कभी संधि करने आती है, तो कभी संधि विच्छेद करने आती है, कभी संधि का नाम पूछ लिया जाता है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या करा गया है, आपको विच्छेद करके दी गई है, उसका आपको क्या करना है, संधि करना है। मतलब संधि मतलब क्या करना है, दो शब्दों को क्या करना है, जोड़ कर लिखना है। तो नी प्लस अवशत, तो क्या बन गया, नैवशत, नैव नैवशत। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि या रा ला वा इनमें क्या रहता है, आधा अक्षर जरूर लगा होता है, तो या है यहाँ पर, और इसमें या में हमारा आधा ना लगा हुआ है, तो ई और आ मिलके क्या बन गया है, यहाँ पर या बन रहा है। ठीक है, तो यण स्वर संधि चूंकि नाम नहीं बताना है, लेकिन हमें नाम भी सीखते जाना है, क्योंकि हम ये वीडियो के साथ हमें यही करना है। मतलब देखिए वो तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन हमें क्या जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हमें साथ साथ में करना है। चलिए अगला क्या है, सूर्योदय, सूर्योदय, इसमें गुणस्वर संधि है हमारी, ए ओ आरल का नियम लग रहा है, इसमें ओ की मात्रा आ रही। अगला क्या है, वृक्षस्य ऊपरी, इसमें भी गुणस्वर संधि आ गई, आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा बना रहा है। और चा एकादनी, इसमें क्या आ रहा है, आ और ए मिलके क्या आ रही है, आई आ रही है। मतलब यहां पर आ रहा है हमारा कौन सी संधि आ रही है, कौन सी संधि आ रही है यहाँ पर, वृद्धि स्वर संधि आ रही है। देखिए ऐ की मात्रा आ रही है, देखिए विच्छेद करके दी गई है तो फिर थोड़ी ज्यादा मेहनत करना है, और विच्छेद करके नहीं दी गई है, शब्द लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है आपको। वृद्धि मतलब बढ़ जाना, दो मात्रा दिखें तो वहां पर मोर देन या कहें अधिकतर समय कौन सी संधि होगी हमारी, वृद्धि स्वर संधि होगी। अगला क्या लिखा है, इति प्लस उक्तवा, इसमें भी क्या लगा है हमारा इत्युक्तवा, यहाँ पर भी कौन सी संधि है हमारी, ई और ऊ मिलके यण स्वर संधि, मतलब ई और कोई असमान स्वर मिलकर के हमारा क्या बनाता है, या बनाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या लिखा है, प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब आ और ऊ मिलकर यहाँ पर भी गुण स्वर संधि बन रही है, और वही अत्र प्लस एव, तो अत्र प्लस एव अत्रेव बन गए, यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि है हमारी। तो क्या है, यहाँ पर आई की मात्रा दिखेगी, मतलब आ और ए मिलके आई बन जाती है भाई, आ में ए जोड़ेंगे तो आई बन जाएगी। चलिए अगला, तत्रोपस्थित, यहाँ पर भी हमारी गुण स्वर संधि बन गई, तत्रो स्थिता, यथा इच्छम, यथेक्षम, यहाँ पर भी हमारी गुण स्वर संधि बन गई, मतलब आ और ई मिलके ए बनाते हैं। गुण स्वर संधि का नियम क्या है, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, अर का उच्चारण है, अल का उच्चारण, वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करना है हमें, अगला क्वेश्चन है हमारा स्थूल पदान धिकृत्य प्रश्न निर्माण कृत। ठीक है, जिन पर जो गहरा रंग है, ठीक है रे यार,
उनके स्थान पर हमें क्या करना है, प्रश्न शब्दों का प्रयोग करना है। तो क्या लिखा है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो गांव में प्रश्न क्या बन जाएगा, ग्राम में का अवसत, ग्राम में कौन रहता था, ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला क्या लिखा है, स्वर्णकाकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। तो स्वर्णकाकम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है हमारी, द्वितीय विभक्ति। तो प्रश्न निर्माण में भी कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति। तो क्या हो जाएगा, कम निवारयन्ति, ठीक है, बालिका प्रार्थयति। अगला क्या लिखा है, सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। प्रश्न निर्माण देखिए, सूर्योदयात में क्या लगा हुआ है, पंचमी विभक्ति। तो ठीक है, तो उसमें भी कौन सी हो जाएगी, कस्मात, ये पंचमी विभक्ति लग गई है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बालिका नदन मातु दुहिता आसीत। बालिका जो थी वो एक गरीब बेटी की, गरीब माँ की बेटी थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा गया है, पंचमी या षष्ठी। चूंकि यहाँ पर काकी के आ रहा है। देखिए समस्या ये है कि जो पंचमी और षष्ठी की जो विभक्ति चलती है वो सेम चलती हैं, एक जैसी चलती हैं, इसलिए यहाँ पर चूंकि हमें उसके अर्थ के आधार पर उसकी विभक्ति देखना है। तो क्या कह रहा है, निर्धन माँ की बेटी, तो काकी के आ रहा है, मतलब षष्ठी विभक्ति, तो कस्या, ठीक है ना। चूंकि अब स्त्रीलिंग है, तो चूंकि उसकी जो प्रश्न भी स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक जैसे चलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रखा है, लुब्धा लुब्ध वृद्ध स्वर्ण काकस्य। ठीक है, तो देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो क्वेश्चन में लगा दी कश्य। ठीक है, षष्ठी विभक्ति और क्वेश्चन मार्क का ध्यान नहीं भूलना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय संयुगम ग्रोथ। मतलब प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति मतलब मूल शब्द और प्रत्यय दिया गया है, उनका संयोग करके लिखना है। ठीक है ना, इसमें भी क्वेश्चन कई प्रकार से आता है। प्रकृति प्रथम, प्रकृति प्रत्यय कृत आता है, तो क्या करना होता है, हमें जो एक पूरा शब्द दिया रहता है उसकी प्रकृति अलग, मतलब धातु अलग और प्रत्यय अलग करना होता है। अब इसमें क्या आ गया, प्रकृति प्रत्यय संयोगम करो। अब प्रकृति प्रत्यय करके दिया गया है, आपको इसका संयोग करके लिखना है। कभी कभी सीधा नाम पूछ लिया जाता है। चलिए, हस प्लस सत्री तो बन गया हसन। सत्री प्रत्यय की मैं पहचान बता देता हूं आपको। अंत में आपको क्या मिलेगा, ना मिलेगा, और उसमें हलंत लगा होगा। ठीक है ना, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा हमारा, शत्रु प्रत्यय होगा, शत्रु प्रत्यय होगा। ठीक है ना, भक्ष्य प्लस शत्रु भक्षयन। ठीक है, अब बारी आती है अगले की, बी प्लस लोक प्लस लेब। तो क्या बन गया, ये गलत छपा हुआ है, ये बिलोकियन नहीं होगा, ये बिलोकियन नहीं होगा, ये इसका क्या होगा, बिलोक्य होगा। कैसा होगा, बिलोक होगा। चलिए मैं इसको आपको पेन से लिख के बता देता हूं, कैसा होगा, बिलोक होगा, बी लोक, इस तरह से। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा कहें लियप प्रत्यय है, उसकी पहचान ये है कि आगे उपसर्ग लगा रहता है और अंत में यह अक्षर जरूर आता है। ठीक है ना, तो ये ही हमारी क्या लेप प्रत्यय की पहचान है। चलिए ठीक है ना, क्लियर हो गया, देख लिया ना सबने। चलिए ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अगले उस पर बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, अगले उसमें भी वही लिखा है, नी प्लस छिप प्लस लेप। देखिए निचिप पे आ प्लस गम प्लस लेप, आगम में देखिए सब में यह मिल रहा है था, इस पर क्या है, ये गलत है उसको। ठीक है, अंडरलाइन अपन ने कर दिया है। चलिए अगला क्या लिखा है, दृश प्लस कित्वा दृष्टवा। इसकी पहचान क्या, अंत में त्वा मिलेगा, अंत में क्या मिलेगा, त्वा मिलेगा। कित्वा प्रत्यय की पहचान क्या है, त्वा मिलेगा। और ये सभी जो प्रत्यय अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो सभी कृत प्रत्यय, कहे क्रिया, ये धातु प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कौन से हैं आपके, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ रहे हैं सभी। चलिए अगला क्या लिखा, सी प्लस कित्वा सईत्वा, वृद्ध प्लस टाप वृद्धा। ये यहां पर स्त्री प्रत्यय लग गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, सुत प्लस टाप सुता। ठीक है, ये स्त्री प्रत्यय हैं, ये क्या करते हैं, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ता जैसे बाल प्लस टाप तो बालाहा, अज प्लस टाप अजाहा। ठीक है ना, चलिए अगला क्या लिखा, लघु प्लस तम। तो ये लघुत्तमा, यहां पर कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करा गया है, यहाँ पर
ये आ गए हमारे तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। उसका एक प्रत्यय है तरप और तमप, उसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है यहाँ पर, तमप का प्रयोग करा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से वही है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पूरा शब्द दिया गया है, उसकी प्रकृति प्रत्यय करना है। तो हसन तुम का क्या हो जाएगा, हस प्लस सत्र, ठीक है। तो इसमें भी क्या है हमारा सत्य प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो आपको पहचान बताया था उससे थोड़ा अलग जा रहा है। तो इसके कुछ और भी पहचान होती है, कुछ क्या, कुछ अब बात का काम भी करते हैं। तो ज़्यादातर जो उदाहरण मिलेंगे वो आपको ना वाले मिलेंगे, जिनके नीचे हलंत लगा होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्या करना पड़ेगा, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल उदाहरण पढ़ना पड़ेंगे, इससे अपन को दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्या लेगा, रोध तुम। इसका क्या हो जाएगा, रुद्ध धातु और तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय की पहचान क्या है, अंत में तुम मिलेगा, हंसी तुम क्रीड तुम। चलिए अगला क्या लेगा है, वही वृद्धा। इसका क्या कर दिया, वृद्ध प्लस टाप कर दिया। अब ये अपन ने पढ़ा था उसको चूंकि, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या है हमारा, विलोक के। देखिए अभी मैंने सही बताया था ना आपको, बी प्लस लोक प्लस लेप। चलिए अगला क्या लिखा है, आगत का आ प्लस गम प्लस लेप, साहित्वा का सी प्लस कित्वा, सुता का सुत प्लस टाप, लघुत्तमम का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लघुत्तमा है वो गलत छप गया है, लघु प्लस तमप, ठीक है ना, उन्हीं का मतलब प्रकृति प्रत्यय करके दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, आप चाहें तो पॉज कर करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अधोलिखितानि कथनानि कहा का कम काम चा कथयति, मतलब किसने किसको कहा, ठीक है ना। तो चलिए, पूर्वम प्रातरासा क्रियताम, ये किसने कहा था, मैं सुबह का नाश्ता बनाता हूँ, ये सोने के कौए ने बालिका को कहा था। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, ये वृद्धा ने अपनी बेटी से कहा था, बालिका, ठीक है ना। देखिए पहले में क्या होता है, किसने मतलब कर्ता ने, मतलब पहली विभक्ति वाले आएंगे। अब किससे कहा जा रहा है या किसको कहा जा रहा है, कर्ता ने कर्म को आ रहा है, मतलब द्वितीय व्यक्ति। तो जो दूसरे मतलब जिसको जो दूसरी बार जिससे मतलब जिसको कहा जा रहा है वो कौन सी होगी, उस पर द्वितीय व्यक्ति होगी, ठीक है ना। अगर पुल्लिंग शब्द है तो राम की तरह चलेंगे, और स्त्रीलिंग शब्द है तो रमा की तरह चलेंगे। चलिए अगला क्या लिखा है, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, ये किसने कहा था, ये सोने के कौए ने, स्वर्ण काका ने बालिका को कहा था। वो नीच का कहा, अहम आगतः मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, ये लुब्ध लुब्धा बालिका, जो लोभी बालिका थी, उसने स्वर्ण कौए से कहा था, स्वर्ण काकम। चलिए अगला क्या लिखा है, उदाहरण, उदाहरण मनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा विरक्त स्नानानि पूरयत। कोष्टक में जो पंचमी विभक्ति दी गई है उसका प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए तो पंचमी विभक्ति देखिए सभी जो दिए गए हैं वो सभी कैसे दिए गए, राम के शब्द रूप के अनुसार चलेंगे। ये कैसे पता चला कि राम के शब्द रूप के अनुसार चलेंगे, ये ऐसे पता चला, ये सभी जो हैं वो अकारांत हैं। राम भी क्या है, अकारांत है। मतलब ये अकारांत इकारांत उकारांत ये कैसे पता करते हैं, ये ऐसे पता करते हैं, जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण पर जो स्वर लगा हुआ है, जो स्वर या जो व्यंजन लगा हुआ है उसको वही बोला जाता है। जैसे माँ है, राम में क्या है माँ, माँ के माँ में क्या लगा हुआ है आ, इसलिए इसको अकारांत। रमा, रमा में बड़ा आ लगा इसलिए आकारांत। छोटी लगी है ईकारांत, जैसे मती। नदी बड़ी है ईकारांत। भानु छोटा हुआ है उकारांत। बधु बड़ा हुआ है उकारांत। जैसे पितृ, इसमें री आ रही तो क्या हो जाएंगे ये ऋकारांत। हलंत आएगा तो हलंतांत, जैसे भवन भवत, ठीक है ना। चलिए इतना ज्ञान हो गया आपको। चलिए तो ये सभी क्या चल रहा है, तो ये सभी अकारांत शब्द दिए गए हैं। तो चलिए अब आपको राम के शब्द रूप फटाफट याद होंगे तो आप फटाफट भरते जाएंगे। चलिए जनहा क्या हो जाएगा, ग्रामात। नद्यः पर्वतात, ठीक है। वृक्षात, बालकः सिंहात बिभेति। ईश्वरः क्लेशात त्रायते, मतलब कष्ट को हरते हैं। प्रभु भक्तम पापाद निवारयति। देखिए, एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो
कारक आएंगे आपको 5 नंबर के आते थे, और इस बार अभी जो इसका जो आएगा, जो भी इसका ब्लूप्रिंट, उसके आधार पर देखा जाएगा इस बार आप कितने नंबर के आने वाले हैं इस बार से। क्योंकि पहले 5 नंबर के आते थे, उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करने आता था, तो उसमें बहुत ज्यादा ये परेशान करता था। जो तृतीय व्यक्ति का क्या होता है कारक चिन्ह, वो भी से होता है और ये भी से होता है, करण से और अपादान से। बस समस्या ये है कि तृतीय व्यक्ति वाला जिससे होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में अटैचमेंट होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर तृतीय व्यक्ति काम करती है। जैसे बोलू मैं, शिक्षका सुधा खंडेन लिखती। भाई जब मैं सुधा खंडेन मतलब क्या होता है चौक, तो मैं जब चौक से लिखूंगा तो चौक का और मेरा क्या हुआ अटैचमेंट होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए। बाल कहा कंदू कैन क्रीडती, तो बालक गेंद से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, इसमें सब में तृतीय व्यक्ति लगा हुआ। अब बारी आती है जैसे बाल कहा सिंगात विभेति, चलिए यही देख लेते हैं। विभेति मतलब होता है डरना, तो बालक शेर से डर रहा है, तो अपादान में क्या होता है अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना। तो चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है अलग होने की, जो पंचमी विभक्ति अपादान से क्या होता है अलग होने के अर्थ में होता है। अर्थात जब दो चीजें या दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर दूर जाए, जैसे बाल कहा सिंगात विभेति, जब भाई शेर आएगा तो बालक क्या उसके पास जाएगा क्या दूर भागेगा, दूर भागेगा, ठीक है ना। अब वृक्षात पत्राणी पतंती, भाई जब वृक्ष से पत्ते गिरेंगे तो क्या वृक्ष में ही लगे रहेंगे या नीचे गिर जाएंगे, तो दोनों से अलग अलग हो जाएंगे नहीं जाएंगे पत्ते और वृक्ष, ठीक है। चलिए तो मुझे लग रहा है कि अब ये क्लियर आपसे हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, इसमें क्या लिखा है भाषिक विस्तार है क्या किसी भी काम को करके या इस अर्थ में कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे जब हमें दो विभक्तियों मतलब कहें दो धातुओं का प्रयोग करना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। ये जो हमारे प्रत्यय हैं मुक्ता, ये हमारे जब जो पाठ्य पुस्तक है उसके निर्माण करने में बहुत, या कहीं हमें जो वाक्य रचना करना हो तब इनका बहुत प्रयोग करने में आता है। जैसे मैं कहूँ मैं खाना खाकर विद्यालय जाता हूँ, तो इसमें दो धातुएं हो गई कि नहीं हो गई, दो क्रियाएं। मैं खाना खाकर विद्यालय जाता हूँ, देखिए खाना खाना और जाना दो हो गई कि नहीं हो गई, तो इसका क्या बनाऊंगा अहम 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 भोजनम खादित्वा, विद्यालय में गच्छामि, ठीक है ना। तो दो ही नहीं, मैं खाना खाकर भोजनम कृत्वा, या कहूँ खादित्वा तो कह भी सकते हैं, या भोजन करके भोजनम कृत्वा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मैं भोजन करके विद्यालय जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका विद्यालय के लिए जाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका अहम भोजनम खादित्वा विद्यालय विद्यालय या विद्यालयाय गच्छामि, रामाय विद्यालयाय, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ क्या लिखा है पढ़ित्वा पढ़कर, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर, ठीक है इनमें। और इसी अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो वहां पर लेप प्रत्यय का प्रयोग, चूंकि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अगर जिन शब्दों के आगे आपको कोई भी उपसर्ग लगा हुआ है, देखिए उपसर्ग तो कुछ प्रत्ययों में लगा मिल सकता है लेकिन सभी में यह जरूर नहीं मिलेगा। उपसर्ग लगा हुआ है प्लस या अक्षर है तो निश्चित आपको वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा हमारा लेप प्रत्यय होगा। देखिए इन्हें लगा धातु के पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी कित्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है, और उपसर्ग ना होने की स्थिति में कभी लेप प्रत्यय नहीं हो सकता। मतलब अगर लेप प्रत्यय का उदाहरण है तो इसमें दो चीजें निश्चित होंगी, एक तो उपसर्ग निश्चित होगा और यह अक्षर निश्चित होगा। देखिए यहाँ पर उपगम में सम प्लस पूज्य प्लस लेप संपूज्य, बी प्लस लोक प्लस लेप विलोक्य, और आ प्लस दा प्लस लेप आदाय, निर प्लस गम प्लस लेप निर्गत्य, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित्त और चन निपातों का प्रयोग। देखिए निपात क्या होते हैं, निपात आपने बहुत पहले 6-7 में पढ़े होंगे। निपात क्या होते हैं, जब हमें कहें जो जोर देने वाले शब्द होते हैं उन्हें निपात कहा जाता है।
जैसे मैं कहूँ मुझे विद्यालय जाना ही चाहिए, तो ये ही क्या है, निपात शब्द। चलिए यहाँ पर भी क्या बताया गया है, चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब ये अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वो अव्यय होते हैं। मतलब सीधी सी बात है, सर्वनाम पदों के साथ तो सर्वनाम होंगे और अव्यय के साथ लगे हैं तो अव्यय पद होंगे। चलिए ठीक है, देखिए इसमें क्या ऐसे लग गया, कहा प्लस चन लग गया तो क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब क्या होता है, कोई होता है। ठीक है ना, कभी कभी ये आ जाते हैं और हमें बड़ी दिक्कत होती है, इसको क्या बोला जाए। ठीक है, के प्लस चन तो के चन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कोई हो गया। ये बहुवचन के रूप में प्रयोग करा जा रहा है इसका। कहा, सॉरी, का प्लस चन तो काचन हो गया, कोई स्त्री हो गया। और कहा प्लस चन तो क्या हो जाएगा, काश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये किस में चला जाएगा, कुछ स्त्रियां, बहुवचन में चला गया। ठीक है ना, इसी प्रकार इधर से आ गया, कहा प्लस चित तो कश्चित, मतलब दोनों को बताया गया, चित और चंद दोनों का बताया गया है। कश्चित हो गया, ठीक है ना, कोई हो जाएगा इसका, के प्लस चित का के चित हो जाएगा, का प्लस चित का का चित हो जाएगा, कोई स्त्री। और कहा प्लस चित का हो जाएगा, काश्चित हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो अगला क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या है, शब्द के सभी वचनों, लिंगों, सभी व्यक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है, उसे अनिश्चयवाचक भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो कि इनमें सभी विभक्ति प्रयोग किए, जैसे इसमें किंचित में क्या है, किम, तो ये क्या है, किम की शब्द रूप मूल पहली प्रथम विभक्ति में लगा हुआ है। केन ये तृतीय विभक्ति है। के साम, इसमें देखिए के साम चित, के साम ये षष्ठी विभक्ति है। और कस्मिन 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 चित, इसमें सप्तमी विभक्ति है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी देखिए कस्याम चित, ये भी सप्तमी विभक्ति है, ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, चलिए अब हम अगले उसकी ओर बढ़ते हैं। अब इसी तरह क्या लिखा है, हमारा चित के स्थान पर चन का भी प्रयोग होता है, और कुछ अव्यय पदों में लग जाते हैं और ये अव्यय हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही लिखा है क्वचित, क्वचन। ठीक है ना, और कदाचित, कदाचन। ठीक है, कब, कब, कोई। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा है हमारा, संस्कृत में 1 से 4 तक, देखिए ये महत्वपूर्ण बात बताई गई है। ये संस्कृत में 1 से 4 तक जो संख्यावाची शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं, मतलब तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। परंतु 5 से उनका रूप सभी लिंगों में एक जैसा होता है। देखिए, एक, दो, त्रयः, चत्वारः, एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, इनमें देखिए सब में अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन जहाँ 5 के बाद सभी कैसे चलते हैं, एक जैसे चलते हैं, और वो बहुवचन में चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा है, ये आपको रूप बताए गए, जैसे गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, ये भगवान के शब्द रूप जैसे चलेंगे ये सभी। ठीक है, और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो नदी के जैसे चलेगा। ठीक है, चलिए तो गच्छन्ति, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, देखिए उसी तरह चल रहे हैं। तो गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भि, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, और गच्छति, गच्छतोः, और गच्छत्सु। ठीक है ना, इस प्रकार ये। और जबकि जो दूसरे जो है वो स्त्रीलिंग के दिए गए हैं, ये नदी की तरह चलेंगे और ये चलेंगे आपके भगवान की तरह, भगवान की तरह। या कहें हम आपकी जो पहले कहें प्रार्थना पत्र आया था, आता था आपका पहले 9th में, श्रीमान श्रीमंतऊ, है ना, तो उसमें उसी तरह चलता है ये। ठीक है ना, उसी की तरह चलेंगे ये गच्छन के। ठीक है, चलिए और अब हम अगला क्या लिखा है हमारा, ये नपुंसक लिंग में गए, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, और गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। बाकी शेष कैसे चलेंगे, पुल्लिंग की तरह चलेंगे। चलिए अब अगला आ गया है हमारा, तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम शेष बचता है। मतलब यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय का
कुछ भेद हैं, उनमें से तरप और तमप यहाँ पर बताए गए हैं। उनमें तरप और तमप की पहचान मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तरप और तमप में पा, तरप में ही पा है, तमप में ही पा है, तो दोनों के ता और पा को मतलब सॉरी पा पा को हटा दीजिए। ये गलत लिखा हुआ है, तपम है ना, ये तमप है। क्या है ये है क्या, ये तमप है, ये क्या है, पहला क्या तरप है, दूसरा क्या तमप, तमप। ठीक है, चलिए अब दोनों में क्या है हमारा, इसमें भी तरप में भी पा कॉमन है और इसमें भी पा कॉमन है, तो दोनों के पा को हटा दीजिए। तो क्या क्या बचा अब, तो तम बचा और उसमें भी क्या बचेगा, तर बचेगा। तो देखिए तरप प्रत्यय में अंत में तर मिलेगा और तमप प्रत्यय में अंत में तम मिलेगा। देखिए जो आपको उदाहरण आपको नजर ही आ रहे होंगे। देखिए इसे लिखा हुआ है बलवत प्लस तरप तो बल तरा, देखिए तर आ रहा है, लघु प्लस तमप लघुत्तम आ रहा है तम। बहुत आसान है, ये तुलना करने वाले प्रत्यय हैं। ठीक है ना, जब हमें दो व्यक्तियों के बीच या बहुत से में से एक की तुलना करना हो, बहुत से के बीच में एक को श्रेष्ठ बताना हो तब, ठीक है ना, कहें तुलनावाची प्रत्यय हैं ये। ठीक है ना, तो कुछ भी पूछा जा सकता है ये किस प्रकार के प्रत्यय हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से सब पढ़ना है। तो कैसे हैं ये, तुलनावाची प्रत्यय हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लघु प्लस तरप तो क्या बन गया, लघुत्तरः, लघु प्लस तमप तो लघुत्तमः, महत् प्लस तरप महत्तरा, श्रेष्ठ प्लस तरप श्रेष्ठतरा, मधु प्लस तरप मधुतरा, तीव्र प्लस तमप सॉरी तरा तरप तीव्रतरः, प्रिय प्लस तरप प्रियतरः, ऐसे ही ये तमप जोड़ दीजिए। ठीक है ना, महत प्लस तमप महत्तमा, श्रेष्ठ प्लस तमप श्रेष्ठतमः, मधुर प्लस तमप मधुरतमः, मधुरतम लिखा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही सब में गुरु प्लस गुरुतम, तीव्र प्लस तमप तीव्रतम, प्रिय प्लस तमप प्रियतम। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहीं पूर्ण होता है। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट जरूर करें आप। ठीक है, ताकि और अच्छी वीडियो का आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।